नमस्कार, मैं हूं तारा कतनौरी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। खबरों का भरोसे की खबर सिर्फ एटीवी पर। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में जीवन संदेश ट्रस्ट द्वारा विकलांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विकलांग खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विकलांगों की खेल प्रतिभा को उभारने के मकसद से जीवन संदेश ट्रस्ट द्वारा कैलाश प्रकाश स्टेडियम में विकलांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया और विकलांगता को दरकिनार करते हुए क्रिकेट का वो मुजाहिरा किया जिसे देखकर लोग भी दंग रह जाएं। इन लोगों की मेहनत और लगन के आगे इनकी विकलांगता ने भी घुटने टेक दिए। संस्था के अध्यक्ष का कहना है कि उनका मकसद इन लोगों को क्रिकेट में देश के लिए विश्व कप खिलाना है। इसके लिए वे जल्द ही भारत सरकार और बीसीसीआई के सामने प्रस्ताव रख विकलांगों के लिए नेशनल टीम की मांग करेंगे। कि हमारे पंख नहीं है मगर उड़ना चाहते हैं, पैर नहीं है मगर हम चलना चाहते हैं। हमारे साथियों कुछ तो सहारा दो, हम भी कुछ करना चाहते हैं। लेवल भी खिला कर लेकर आए हैं और ये यूपी की टीम से झारखंड भी खेल कर आए थे, वहाँ से भी ये फाइनल जीत करके आए हैं। इनका एक मार्गदर्शन हम ऐसा चाहते हैं कि हमें जो इन्हें सबसे ऊपर पहुँचाना है, जो ये उस ऊंचाई तक पहुँचाएँ जैसे कि और नॉर्मल टीमें खेलती हैं, उन्हें जो सब चीज़ सुविधाएँ प्रोवाइड होती हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारी टीम को भी वो सब सुविधाएँ प्रोवाइड हों। वहीं कई टीमों के खिलाफ खेल चुके उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुनील कुमार का कहना है कि उनकी विकलांग क्रिकेट टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड की अन्य टीमों को भी हराने का दम रखते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें भी देश के लिए खेलने का मौका दिया जाए। वहीं संस्था के नितिन महेश्वरी का कहना है कि शहर में हो रहे कार्यक्रम से मेरठ के जनप्रतिनिधियों द्वारा दूरी बनाए रखना शर्म की बात है। भारत सरकार से ये मांग है कि हमें दूसरे देशों से भी खिलवाया जाए। और दूसरी बात, आज जो ये टूर्नामेंट मेरठ में हो रहा है, इस टूर्नामेंट को देखते हुए हम अपने आप को विकलांग बिल्कुल नहीं मानते, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि कुछ भी कहें। और सबसे बड़ी दुख का विषय ये है कि समाचार पत्रों के माध्यम से हर चीज़ को लेकर के पहुंच जाते थे, लेकिन आज विकलांग समाज से बड़ी दूरी बनाए रखी। इसके लिए हमारे में रोष है। क्या विकलांग समाज ने वोट नहीं दी? खेलता हूँ। हमने 4 नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं। पहली बार हम बड़ोदरा गए थे, गुजरात, वहाँ सेमीफाइनल में हम हार गए थे। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश गए, विजयवाड़ा में, वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया था। 3 खिलाड़ियों का यूपी से सिलेक्शन हुआ था। सुनील कुमार मेरा और कमल सिंह हैं और एक गोपाल जी हैं बिजनौर से, उनका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद हम इंदौर में खेले हैं और झारखंड से हम फाइनल जीत कर आए हैं। बिजनौर से भी हम जीत कर आए हैं और अब मेरठ में खेल रहे हैं। तो हम जो खेलते हैं वो संस्था के द्वारा खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई बोर्ड नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा भी एक, जैसे नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए होता है, इंडिया की टीम है, ऐसी हमारी एक टीम बने विकलांग, ताकि हम भी अपने देश का नाम रोशन करें। हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वर्ल्ड कप लाना चाहते हैं। और देशों के जैसे पाकिस्तान होगी और अब बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका की इनकी टीम है नेशनल, ऐसी हमारी भी एक नेशनल टीम बननी चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ये अल्फाज सही बैठ रहे हैं इन खिलाड़ियों पर, जो हाथ और पाँव न होते हुए भी उन धुरंधर खिलाड़ियों की तरह खेल रहे हैं जो भारतीय टीम में खेलते हैं। इन लोगों का सपना है कि इनका भी एक बोर्ड हो ताकि ये भी देश के लिए खेल सकें। यूपी के रहने वाले आकाश ने सऊदी अरब में हो रहे भारतीयों के साथ उत्पीड़न का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। इस मामले की विदेश मंत्रालय ने जांच करके सऊदी अरब में आकाश की मदद की और आकाश अब अपने शहर बनारस लौट आया है। मैकेनिक काम कर लिए, मगर वहाँ ईटा पत्थर वाला काम दिया था हमको। जो एजेंट हमको भेजा था वो गलत जगह भेज दिया था। उसको खाली जेबा भरने के लिए पैसा चाहिए था, वो हमको गलत जगह भेज दिया था। हमने फेसबुक से न्यूज वाले को मैसेज किया कि हमारा हेल्प करो, वीडियो बनाकर मैं मैसेज किया। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। वही पूरी खबर देखें इस विशेष रिपोर्ट में। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर मिल रही है। 11 मार्च से ये परीक्षा शुरू होगी। माफ कीजिएगा, 1 मार्च से ये परीक्षा शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। 10वीं की 28 मार्च से होगी और 12वीं की 22 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी परीक्षाएं। बड़ी खबर, फिलहाल परीक्षाएं ये शुरू होंगी, 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 10वीं की 8 मार्च और 12वीं की 22 अप्रैल को परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। राज्य सरकार ने बेसिक स्कूलों में पहली से 8वीं तक की परीक्षा फरवरी से मार्च तक कराने के निर्देश दिए।
शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर मिल रही है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। 1 मार्च से ये परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी और आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा 28 मार्च और 12वीं की 22 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी। बड़ी खबर मिल रही है, फिलहाल तिथि घोषित कर दी गई है और शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। अलीगढ़ में थाना क्वासी क्षेत्र के रामपुर पंजीपुर में एक नेत्रहीन व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। जी हां, दबंग भूमाफिया की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। कई बार उसके साथ मारपीट भी की, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए क्या है सारा मामला इस स्पेशल रिपोर्ट में। पीड़ित का आरोप है कि पिछले 10 वर्षों से गांव में अपने जमीन पर घर बनाकर रह रहा है, लेकिन कुछ दिनों से दबंग भूमाफिया उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी दबंगई के चलते उसके और उसके परिवार के साथ कई दिन मारपीट भी हुई है। पीड़ित नेत्रहीन व्यक्ति ने न्याय पाने और दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कई बार पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन पुलिस ने उसे थाने से भगा दिया। नेत्रहीन पीड़ित जिलाधिकारी के दरबार में अपनी शिकायत को लेकर पहुंचा, जहां एसीएम प्रथम ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मेरे साथ साहब मैं नगला किले में रहता हूँ। मेरे घर के सामने मेरा गेट चढ़ा हुआ है। कम से कम मैं 10 साल से रह रहा हूँ वहाँ पे। मेरा गेट जबरदस्ती उन्होंने बंद कर दिया है और मैंने जब कही तो मैंने तो उससे मुझसे मारपीट की और मेरी बीवी से भी बदतमीजी की। मेरी जवान लड़की है, उनसे भी गाली गलौज की। कौन लोग हैं? वही साहब भूमि माफिया लोग हैं, इधर से उधर जमीन बेचते हैं, उनका यही काम है। शिकायत की है आपने कहीं? मैंने साहब पहले भी शिकायत की, तो दरोगा जी से शिकायत की तो उन्होंने कह दी चल भाग यहाँ पे। तो कुछ है, तुम्हें क्या है इसका पता? कानपुर जीसीआई द्वारा अपना 32वां स्थापना समारोह मनाया गया। वही कार्यक्रम में कर्नल एम गेडियो सिद्दीकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और समारोह को संबोधित भी किया। वहीं कानपुर जीसीए ने अपना 32वां अधिष्ठापन समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर कैंट स्थित ऑल हेवेलेंस स्टेटर क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें कर्नल एमजेडयू सिद्दीकी मुख्य अतिथि रहे। समारोह में 2015 के अध्यक्ष अमित जिंदल ने 2016 के नए अध्यक्ष अमित रोंगटा को बैच पहनाकर जेसीए अध्यक्ष का पद सौंपा, जिसके बाद नियुक्ति सदस्यों और बोर्ड के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कार्यभार भी सौंपा गया। इस मौके पर जेसीए कानपुर मोबाइल ऐप्स को भी लॉन्च किया गया। ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है जेसीआईएस का। इनका बेसिक मकसद है कि जो कमजोर सेक्शन है, जो गरीब हैं, उनकी मदद करना। पूरी दुनिया में इनके इतने सेंटर्स हैं और फ्लड्स है, फायर है, टोर्नाडोज है, जहां कई जगह जंग चल रही है, तो वहां पर जो है एक रिलीफ कैंप स्टैब्लिश करना, कम्युनिटी सर्विस करना, ये इनका मकसद है। ये बहुत अच्छा काम है और ये सब लोगों जो है मिलकर 196 कंट्रीज में मिलकर काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ। आज जेसीआई कानपुर का 32nd इंस्टॉलेशन हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अध्याय का अध्यक्ष बना और मेरी पूरे चैप्टर के सभी सदस्यों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी जितनी उम्मीदें हैं मुझसे वो सब पूरी होंगी, इसकी उनको मैं गारंटी करता हूं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए एटीवी न्यूज चैनल के साथ। तुरंत लौटते हैं।
सजना है मुझे सजना के लिए सजना के लिए आपके अम्ब शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर, संपर्क करें डेलसोल ब्यूटी पार्लर, ऊना रोड, अपस्टेयर ओबीसी बैंक, अम्ब, डिस्ट्रिक्ट ऊना। 8894656340 9816856340। वेलकम टू रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, नियर बस स्टैंड, अम्ब। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके अम्ब शहर में स्पेशलिटी क्लिनिक ओपन हुआ है, जहां पर एमडीएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। ये क्लिनिक हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे डिजिटल लो रेडिएशन एक्सरे, ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन, फुली ऑटोमेटिक डेंटल चेयर्स। हमारे यहाँ दांतों की हर प्रकार की समस्याओं का इलाज उपलब्ध है, जैसे कीड़ा लगने से दांत खराब होना, दांतों के पीलेपन का इलाज ब्लीचिंग के द्वारा, टेढ़े मेढ़े दांतों का ऑर्थो ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज, मसूड़ों की परेशानी अथवा दांतों से जुड़ी हर बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए जबड़े, डेंचर्स, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, दांतों की सफाई स्केलिंग के द्वारा, सिंगल सिटिंग आरसी, फिक्स्ड दांत, एफपीडी। हमारे यहाँ समय समय पर संबंधित विभागों के स्पेशलिस्ट की विजिट भी होती है। कम विजिट रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, अम्ब, नियर बस स्टैंड, अम्ब। संपर्क करें 01976261197। डॉक्टर विनीत ठाकुर 9816808297। So book an appointment for your family and friends. मैसूर के एक कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने पठानकोट में हुए आतंकी हमले में जवानों द्वारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों को बधाई दी। मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने आतंकवादियों के इरादों को खाक में मिला दिया है और इस मौके पर मोदी ने सुरक्षा बलों के जज्बे को भी सलाम किया। देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पठानकोट में हुए हमले पर भारत सुरक्षा बलों को बधाई दी और साथ ही पीएम ने कहा कि जिन ताकतों को भारत की प्रगति देखने में परेशानी हो रही है, उन्होंने पठानकोट में एयरबेस को उड़ाने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे जवानों ने दुश्मनों के इरादों को खाक में मिला दिया। पीएम ने सुरक्षा बलों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा है कि जब एक स्वर में राष्ट्र बोलता है तो दुश्मन के हौसले भी नष्ट हो जाते हैं। इससे पहले वायुसेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि परिसर में दाखिल होते हुए हमलावरों का पता लगा लिया गया था और उन्हें एयरबेस की तकनीकी क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया।
जहां बेहद अहम उपकरण रखे थे। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा भी की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में मोदी की हालिया पाकिस्तान यात्रा का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने में भारत समेत सभी देशों से सहयोग जारी रखेगा। हालांकि इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि उनके पास ऐसी खुफिया जानकारी है कि पठानकोट के हमलावरों को सीमा पार के कुछ तत्वों से मदद मिली है। Transition easily to a future of clean energy. I also said in Paris that innovation is important not just for combating climate change but also for climate justice. For the developed world must leave enough of the little carbon space left for developing countries to grow. For this, we need research and innovation to make clean energy technology available, accessible, and affordable for all. At Paris, President Hollande, President Obama, I joined a number of global leaders for an innovation summit. We pledged to double national investments in innovation and build a global partnership that combines the responsibility of government with the innovative capacity of the private sector. I also suggested an international network of 30-40 universities and labs focusing for next 10 years on transforming the way we produce, distribute, and consume energy. We will also pursue this in G20. We need innovation to make renewable energy much cheaper, more reliable, and easier to connect to transmission grids. This is especially critical for India to achieve our target of adding 175 gigawatt of renewable generation by 2022. We must also make fossil fuel like coal cleaner and more efficient. And we should tap newer sources of renewable energy, from ocean waves to geothermal energy, at a time when energy sources that fuel the industrial age have put our planet in peril. पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। उनको सफल नहीं होने दिया। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। This is an unfortunate incident, but our security forces have given a very befitting reply, and we have a credible information about this group being sponsored by some elements from across the border. इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम आदेशों के बावजूद भी बांदा जिला प्रशासन और पुलिस अवैध वसूली के खेल को बंद करवाने में असमर्थ रही है। जी हां, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य के किसी भी मार्ग पर बैरियर लगाकर वसूली नहीं की जाएगी।
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम आदेशों के बाद भी बांदा जिला प्रशासन और पुलिस अवैध वसूली के खेल को बंद कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों से बैरियर लगाकर वसूली नहीं करने के आदेश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद भी बांदा में झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर भूरागढ़ जिला पंचायत का बैरियर लगाकर तहबाजारी के नाम पर गुजरने वाले ट्रकों से 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक अवैध वसूली की जाती है। हाईवे से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां मौरन और गिट्टी लेकर निकलती है और इन सभी गाड़ियों के गुजरने के लिए वहां गुंडा टैक्स देना पड़ता है। यह सब जिला प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पर्ची देते हैं, अब सुविधा क्या है? कुछ नहीं। तो क्या कहा जाए, 250 रुपए लोग गुंडा टैक्स एक तरीके से लेते हैं। पता नहीं अभी भैया हुई जाने। नहीं फिर 250 रुपए क्यों देते हैं आप लोग? पर लगता है खड़ी करवा लेते हैं गाड़ी का। कौन खड़ी कराता है? ये पर्ची वाले। अगर नहीं देते हैं आप तो फिर नहीं जाने देते। हाथरस में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोगों ने हाईवे पर इकट्ठे होकर जाम लगा दिया और अपना रोष प्रकट किया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और इस हादसे से ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, आपको बता दें, और इसी के चलते ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया है। थाना हाथरस गेट इलाके के मथुरा रोड की ये घटना है। बड़ी खबर हाथरस से मिल रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं घटना स्थल की। हाथरस थाना गेट की मथुरा रोड की ये घटना है, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तोड़फोड़ की है और रोड जाम कर दिया है। दोनों की इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, और इस हादसे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। शव रख रोड जाम कर दिया है और पूरी तरह से प्रशासन हालांकि मौके पर मौजूद है और इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे माहौल को शांत करने की कवायद में भी जुटा हुआ है, लेकिन लोगों की नाराजगी नहीं थम रही है। इस हादसे को लेकर रोड जाम कर दिया है, तोड़फोड़ भी की है। आज की खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश भर की खबरें देखने के लिए बने रहिए एटीवी न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।